प्रीति अपनी सास रेखा के साथ बैठकर चाय पी रही थी। तभी अनुज नाम का लड़का आता है और प्रीति को देखकर कहता है, ओए मोटी, तू तो पतली हो गई। अनुज, तो यहाँ कितने दिनों बाद मिल रहा है, कैसा है तू, कब आया? आने से पहले तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अरे अरे बस भी कर, एक ही बार में कितने सवाल करेगी। चल कोई बात नहीं, सवाल कर लिया है तो मैं जवाब दे ही देता हूँ। मैं बहुत ठीक हूँ। हाँ, बहुत दिनों बाद मिल रहा है, शायद तेरी शादी के बाद ही। मैं यहाँ आज ही आया हूँ, तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर बता देता तो तेरा ये रिएक्शन देखने को कहाँ मिलता। अच्छा किया तू आ गया। शादी क्या हुई, सब कुछ बदल गया। अब तो दूसरे शहर में रहती हूँ, जब मायके जाती हूँ तभी मिल पाती हूँ सबसे। तभी तो मैं यहाँ तुझसे मिलने आ गया। तू यहाँ मुझसे मिलने आया है? वैसे आया तो मैं यहाँ अपने काम से ही हूँ, लेकिन अब जब तक मैं यहाँ रहूँगा तेरे घर ही रहूँगा। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे यहाँ रुकने से? नहीं यार, मुझे कैसे दिक्कत होगी, मैं तो बल्कि बहुत खुश हूँ कि तू अब कुछ दिन यहाँ मेरे साथ रहेगा। बहू, मैं भी यहाँ पर हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? और कौन है ये? माँ जी, ये मेरे मायके का घर है ना, वहीं पड़ोस में रहता था। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। इतने दिनों बाद मिली हूँ तो मैं तो भूल ही गई सब कुछ। अच्छा, तो ये तेरे मायके का दोस्त है? जी माँ जी। वैसे माँ जी, आपको तो कोई परेशानी नहीं है ना अगर अनुज यहाँ कुछ दिन रहे? वैसे दीपक अनुज के बारे में जानते हैं और बात भी करते रहते हैं ये दोनों आपस में। अरे नहीं नहीं बहू, भला मुझे क्यों दिक्कत होगी? और जब तेरे पति को सब पता ही है तो मैं क्यों ही कुछ बोलूं। अच्छा बहू, तेरे मायके का दोस्त तो कब से यहाँ आया हुआ है? तुझे अपने दोस्त को चाय पानी नहीं पिलाना क्या, या फिर बस बातों से ही पेट भरेगी? अरे हाँ अनुज, तुम यहीं रुको, मैं अब भी तुम्हारे लिए चाय पानी लाती हूँ। ठीक है, तब तक मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। फिर मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। प्रीति चाय बनाने लग जाती है। बाद में अनुज और प्रीति काफ़ी बातें करते हैं। रात का खाना सब लोग खाते हैं। फिर रेखा दीपक अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और प्रीति और अनुज सोफे पर बातें करने लगते हैं। तुझे पता है, मैं ना बहुत खुश हूँ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, लेकिन वो दिन भी ना बहुत याद आते हैं जब किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी, जब मन करे कहीं भी चले जाते थे। ये तो बिल्कुल सही कहा। अब तो मेरी भी शादी होने वाली है, इसलिए सही नौकरी मिल जाए यही देख रहा हूँ। होमवर्क की टेंशन लेते लेते कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला ना। अनुज और प्रीति काफ़ी बातें करते हैं और बात करते करते उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। रात के 1 बजे रेखा की आंख खुलती है और उसे बात करने की आवाज़ आती है। ये इतनी रात को कौन बात कर रहा है? कहीं घर में चोर तो नहीं आ गए? रेखा अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी बहू अपने मायके के दोस्त के साथ बातें कर रही है। ये देखकर रेखा को काफ़ी चिढ़ होती है। ये जब से बहू के मायके का दोस्त आया है तब से तो बहू को किसी चीज़ का कोई होश ही नहीं है, उसी में घुसी रहती है। इतनी रात हो रही है, ये नहीं कि अपने पति की सेवा करे, नहीं, बस अपने मायके के दोस्त से बातें करनी है इसे। रेखा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था बहू को अपने मायके के दोस्त के साथ बातें करते हुए देखकर। वो तुरंत बाहर आती है और कहती है, बहू, कुछ ज्यादा ही जरूरी बातें हो रही है क्या? हैं? कहीं मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं माँ जी, वो तो हम पुरानी बातों को याद कर रहे थे, आपने हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे माँ जी, आप सोई नहीं अब तक, कुछ चाहिए था क्या? चलो अच्छा हुआ मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन तुम दोनों ने जरूर डिस्टर्ब कर दिया है। अरे रात के 1 बजे है और तुम दोनों की बातें ही खत्म नहीं हो रही। ऐसी भी कौन सी जरूरी बातें हो रही है? हैं? सोना नहीं है क्या, या फिर ऐसे ही बातें करते रहना है? क्या 1 बज गया? हमारे साथ ना ऐसा ही होता है, हम जब भी बातें करने बैठते हैं टाइम का पता ही नहीं चलता। अब भी देखो 1 बज गया और पता भी नहीं चला। लेकिन अब तो पता चल गया ना, तो मेहरबानी करके सो जाओ। जी माँ जी, अभी सो जाते हैं। रेखा के बोलने के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। अनुज और प्रीति को आपस में हर वक्त बातें करते हुए देखकर रेखा का खून जलता रहता। एक दिन रेखा अनुज से कहती है, और बताओ बहू के मायके वाले दोस्त, काम ठीक चल रहा है? जी आंटी जी, सब ठीक है। वैसे काफी दिन हो गए ना तुम्हें यहाँ आए हुए, जाने का कब का प्लान है? मेरा मतलब है कि टिकट करवा ली होगी ना वापसी की, कब की है टिकट? नहीं आंटी जी, टिकट नहीं करवाई, अभी तो मैं कुछ दिन और यहाँ रहूँगा। कैसा बेशर्म है, सामने से पूछ रही हूँ लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही एक बार सुबह सुबह
प्रीति रसोई में खाना बना रही थी तो अनुज भी पीछे पीछे रसोई में ही चला जाता है और वहां भी दोनों बातें करते रहते हैं। रेखा जब चाय लेने रसोई में जाती है और वहां भी उन दोनों को साथ में देखती है तो बोल पड़ती है। क्या बात है बहू, तेरे मायके वाला दोस्त तो तेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अब ये क्या तेरे साथ रोटी भी बनाएगा? क्यों नहीं आंटी। अरे आंटी, आपको पता नहीं, मैं ना हर चीज में एक्सपर्ट हूँ। मुझे रोटी बनानी आती है। प्रीति से तो अच्छी रोटी बनाता हूँ मैं। माँ जी, आप ना अनुज से जीत ही नहीं सकती। ये बातों में भी शहनशाह है और काम तो है ही ऐसे कि कोई इसके आसपास भी भटक नहीं सकता। तुम दोनों पहले भी ऐसे ही बातें करते रहते थे क्या? माँ जी, पहले तो इससे भी ज्यादा बातें करते रहते थे। मेरी माँ तो खुद हम दोनों से परेशान थी। कितनी गहरी दोस्ती है हमारी। प्रीति की बातें सुनकर तो रेखा गुस्से से तिल मिलाती हुई अपने बेटे के पास जाती है। बेटा, तुझे बहू के मायके वाला दोस्त कैसा लगता है? मेरा मतलब है कुछ ज्यादा ही बहू से बात नहीं कर रहा? अरे समझ रही हूं कि बचपन का दोस्त है, लेकिन और कोई काम नहीं है क्या इसके पास? सही है माँ अनुज, मैं मिल चुका हूँ उससे। अब उसका यहाँ काम है तो काम तो करेगा ही ना। अच्छा, काम से आया है, लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि कोई काम करता है। वो तो बस बहू के साथ ही हर वक्त बात करता रहता है। काम करने की फुर्सत कहाँ है उसे? माँ, वर्क फ्रॉम होम भी तो होता है ना। अनुज वर्क फ्रॉम होम कर रहा होगा। देख बेटा, तुम मुझे गलत मत समझियो, लेकिन मुझे बहू का मायके वाला दोस्त कुछ ठीक नहीं लगता। अरे हर वक्त बहू से बातें करता रहता है, बहू के पीछे पीछे लगा रहता है। अब तू ही बता, बहू कमारी तो है नहीं, शादीशुदा है, ये सब अच्छा लगता है क्या? आप भी ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे प्रीति पर पूरा भरोसा है और मैं अनुज को भी अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मुझे तो इन सब में कोई दिक्कत नहीं लगती। दीपक इतना बोलकर अपने ऑफिस चला जाता है। मेरे बेटे को तो ना कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही कोई फर्क पड़ रहा है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। बहू के मायके वाले दोस्त, अब देख तू। रेखा तुरंत अपनी सहेली के घर जाती है और उसकी बेटी जूही को अपने घर ले आती है, जिसकी शादी नहीं हुई थी। अरे माँ जी, ये कौन है? अरे बहू, ये मेरी सहेली की बेटी है। वो क्या है ना, मेरी सहेली कुछ दिन के लिए गांव गई है तो मैं जूही को अपने घर ले आई। बहुत अच्छा किया। इतनी सुंदर लड़की को अकेली छोड़ना भी नहीं चाहिए घर में। अनुज, क्या बोल रहे हो तुम? अरे मेरा मतलब है, अकेले रहना अच्छा नहीं लगता ना। प्रीति, जाओ ना, जूही के लिए कुछ खाने को लेकर आओ ना। तब तक मैं जूही को कंपनी देता हूँ। अनुज, क्या है ये? लड़की देखी नहीं कि नीयत फिसली। तुम इस लड़की के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड से काम करवाओगे, मुझे इग्नोर करोगे? तुम बोल रहे हो क्या? तुम इतनी दूर मेरे शहर मुझसे बात करने आए हो? क्या यार प्रीति, कितनी प्यारी लड़की है जूही, और तो और सिंगल भी है। तुम अब अपनी टांग मत अड़ाओ ना यार। वैसे काफी अच्छी दिखती हो। आप भी काफी अच्छी लगती हो। मेरा नाम अनुज है, पूना में रहता हूँ। ये मेरी बचपन की दोस्त है प्रीति। अच्छा, मैं भी सोच रही थी कि कभी पूना जाऊं, लेकिन माँ जाने ही नहीं देती। बोलती है वो अनजान शहर है, वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए मुझे। अरे अनजान कैसे, मैं हूं ना। आप जब मन हो तब आओ, मैं घुमाऊंगा अपने शहर में आपको। मेरी बहन और माँ के साथ रहता हूँ मैं। कहो तो माँ से भी मिलवा दूंगा। माँ से मिलाने की इतनी भी क्या जल्दी है, पहले आपसे दोस्ती तो हो जाए। जी जी बिल्कुल, आपसे तो कौन ही पागल दोस्ती करना नहीं चाहेगा। मुझे नहीं पता था कि मेरा प्लान इतनी जल्दी काम करेगा। चलो अच्छा ही है, कम से कम मेरी बहू से तो पीछा छूटा। अब करे जूही से बात। अनुज, जिसे जूही काफी अच्छी लगने लगी थी, इसलिए अब वो जूही से ही बात करता रहता है और कुछ दिनों बाद वापस अपने शहर चला जाता है। हर घर की तरह सुनीता की बहुओं में भी जरा सी भी नहीं बनती थी, पर सुनीता बहुत अच्छे से जानती थी कि उसे क्या करना है और कैसे घर की शांति को बरकरार रखना है, जिस वजह से सुनीता के घर में शांति भी थी और उसकी दोनों बहुएं उसके खिलाफ भी नहीं जाती थी। ऐसे ही एक दिन सुनीता की बड़ी बहू अंशिका अकेले किचन में खाना बना रही होती है। उस दिशा महारानी की तो मजे ही हैं। क्या क्या सपने थे मेरे। देवरानी आएगी तो घर के कामों से मुझे फुर्सत मिल जाएगी, पर देवरानी के आने के बाद तो घर के काम बढ़ गए और फुर्सत नाम की चीज ही नहीं मिल रही मुझे। इतना सोचकर अंशिका कामों में लग जाती है। तभी सुनीता वहां आती है और अंशिका को एक के बाद एक काम बताने लगती है। बहू,
खाना बनाने के बाद आज खीर बना लेना, बहुत दिन हो गए। वैसे भी खाना खाने के बाद मीठे में कुछ नहीं रहता, कभी कभी कुछ मीठा भी बना लिया कर। जी माँ जी, अब ये काम भी मैं ही करूँ? हाँ हाँ, छोटी बहू रानी तो घर की महारानी जो है, इसीलिए तो माँ जी सारा काम मुझसे करवाती रहती है। पर मैं भी देखती हूँ कब तक वो महारानी आराम करती है। अभी जाकर उसे बोलती हूँ कि खीर वो बनाएगी। अंशिका अपनी सास के सामने हाथ तो कर देती है, पर खीर का नाम सुनकर अंशिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और सुनीता के वहां से जाते ही अंशिका भी वहां से गुस्से में दिल मिलाती हुई अपनी देवरानी के कमरे में जाती है, जहां वो देख रही है कि उसकी देवरानी तो फोन पर बात कर रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी ना काफी दिन हो गए हैं ससुराल में। कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाने से मायके वालों के साथ हम बहुओं को भी अच्छा लगता है। वैसे भी जब से शादी हुई है ना, मानो जैसे मायका तो छूट ही गया है। ओहो, महारानी फोन पर अपने मायके वालों से बात कर रही है, तब महारानी मायके जाने का प्लान बना रही है। मैं भी देखती हूँ ये मैडम इतनी जल्दी फिर से कैसे जाती है, पर करूँ क्या। अंशिका दिशा की बिना पूरी बात सुने ही वहां से चली जाती है और रात को अपने पति से इस बारे में बात करती है। देख रहे हो राहुल, तुम्हारी माँ दोनों बहुओं में कितना फर्क करी है। अरे आप क्या फर्क कर दिया माँ ने तुम दोनों बहुओं के बीच में, जो तुम फिर से माँ की शिकायत मुझसे लेकर बैठ गए। देखो राहुल, तुम्हें बुरा लगेगा पर तुम्हारी माँ फर्क तो करती है। तभी तो छोटी बहू को हर दूसरे तीसरे दिन मायके जाने देती है और घर का कोई काम भी नहीं करने देती। और वो दिशा मैडम अभी पिछले महीने ही मायके से होकर आई है और आज फिर अपने मायके वालों से बात कर रही थी, मैं मायके आ रही हूँ। अरे तो क्या हो गया, उसके मायके वाले उसे याद करते हैं इसीलिए क्या रही होगी। तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरे मायके वाले मुझे याद नहीं करते? मेरा मन नहीं करता कि मैं अपने मायके जाऊं। अरे अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगर ऐसी बात है तो तुम भी चली जाओ अपने मायके, ऐसे नाराज क्यों हो रही हो। और वैसे भी माँ कौन सा तुम्हें मायके जाने से मना करेगी, तुम्हें मायके गए हुए वैसे काफी दिन हो गया। चलो, किसी को तो मेरा दुख नजर आया इस घर में, वरना मुझे तो लगा था तुम माँ बेटे एक जैसे हो। अरे क्या अंशिका, तुम भी ना छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती हो। मैं तुम्हारा पति हूँ और हमेशा तुम्हारी ही साइड रहूंगा। भला मुझे क्यों नहीं दिखेगा तुम्हारा दुख। चलो अब जल्दी से ना खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। खाना मैंने बना दिया है, पर खिलाएगी वो महारानी आप सबको। वैसे भी मेरे सर में दर्द है, मैं आज बाहर नहीं जाने वाली। कोई पूछे तो कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैसा आप कहो मैडम। अंशिका रात के काम से बचने के लिए बहाने बना देती है और दिशा सभी घर वालों को खाना खिलाती है। रात के सारे बर्तन भी धोती है और सो जाती है। अब अगली सुबह दिशा अपनी सास से बात करती उससे पहले ही अंशिका के दिमाग में एक प्लान आता है। राहुल जी ने तो मेरा साथ दिया और कहा कि मैं मायके चली जाऊं, पर अगर हम दोनों मायके चले गए तो माँ जी का ख्याल कौन रखेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि माँ जी मेरे ही मायके जाने पे रोक लगा दे। एक काम करती हूँ, मौसी जी को फोन करती हूँ, अब मौसी जी मेरे काम आएंगी। अब क्या था, अब बिना कोई देरी करे अंशिका अपनी मौसी सास को फोन करती है और उनसे कहती है, मौसी जी कैसी हैं आप? अरे अंशिका बहू, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर आज तूने मुझे कैसे याद कर लिया? अरे आप है ही इतनी अच्छी तो आप तो याद आएंगी ही। और आपको क्या पता, कुछ दिन से ना माँ जी का जरा भी मन नहीं लग रहा है, आपको बहुत याद कर रही है। पर आपको देखकर लगता है कि आपको माँ जी की जरा भी याद नहीं आती। हाय हाय बहू, ऐसा क्यों कह रही है तू? तो जानती है ना मैं अपनी जीजी से कितना प्यार करती हूँ। अगर इतना ही प्यार है माँ जी से तो आप उनसे बात क्यों नहीं करती, मिलने क्यों नहीं आ रही? कितना समय हो गया आपको आए हुए यहाँ, आप देवर जी की शादी में ही आई थी। पता है कल आपको माँ जी कितना याद कर रही थी। अगर कुछ दिनों के लिए आप यहाँ आ जाती तो बहुत अच्छा होता। क्या करूँ अंशिका बहू, घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। मेरी बहू नहीं है ना, तो मुझे अकेले ही सब देखना पड़ता है। पर मेरी जीजी मुझे इतना याद कर रही थी, मैं नहीं जानती थी। अब मैं ना कल ही आ रही हूँ, बता देना जीजी को। जी मौसी जी क्यों नहीं, पर मौसी जी आप ना माँ जी को मत बताना कि मैंने आपको बताया था कि माँ जी आपको याद कर रही है। आप उन्हें सरप्राइज देना। हाँ हाँ बहू, मैं किसी को नहीं बताऊंगी इस बारे में, तो बेफिक्र रह। अब आएगा मजा। अब मुझसे पहले दिशा माँ जी से मायके जाने की बात करे, मैं जाकर माँ जी से कह देती हूँ कि कल मौसी सास आ रही है, और मौसी सास आए और कोई मायके चली जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अंशिका बहुत खुश होती है क्योंकि उसका प्लान कामयाब जो हो चुका था।
अंशिका जल्दी से अपनी सास के पास जाती है और उसे मौसी सास के घर आने की खुशखबरी देती है। माँ जी, आपको पता है कल मौसी सास आ रही हैं। अभी अभी उनका फोन आया था मेरे पास। क्या कल मेरी बहन आ रही है? पर उसने तो मुझे बताया ही नहीं, और ऐसे अचानक। क्या माँ जी, आप तो जानती है ना मौसी सास आपको कितना प्यार करती है। हर महीने तो उन्हें आपकी याद सताती है। आ गई होगी फिर से आपकी याद, इसीलिए अचानक से आ रही हैं कल। हाँ बहू, खैर कुछ भी हो, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आखिर इतने दिनों बाद मेरी बहन जो आ रही है। अंशिका और सुनीता बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ दिशा आ जाती है और दिशा अपनी सास से कहती है, अच्छा हुआ दीदी जो आप भी यहीं पर हैं। पर माफ़ करना दीदी, मुझे आपको बताने में देरी हो गई, क्योंकि जब से मेरी आपकी माँ से बात हुई ना, तब से आप मुझे नज़र ही नहीं आई। माँ जी, मैं आप दोनों को ये बताने वाली हूँ कि कल मेरे पास जेठानी जी की माँ का फ़ोन आया था। वो जेठानी जी को बहुत याद कर रही है। जेठानी जी, आप कल अपने मायके चली जाना। क्या? मेरी माँ का फोन तुम्हारे पास आया था? मेरी माँ ने मुझे क्यों फोन नहीं किया जो तुम्हें फोन कर दिया? वो दरअसल दीदी कल रात को पहले आपकी माँ ने आपको ही फ़ोन किया था, पर आपका फ़ोन बंद आ रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने उनसे कहा कि मैं बता दूंगी, पर मेरे ना दिमाग से ही निकल गया। मुझे माफ़ कर दो। क्या कल बड़ी बहू को अपने मायके जाना है और ये बात मुझे तुम दोनों आप बता रही हो? अरे कल मेरी बहन आ रही है और तुम जानती हो ना वो कितनी चुलबुली है। वो घर में आए और कोई एक बहू अपने मायके चली जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। छोटी बहू की बस के नहीं है अकेले घर संभालना और मेरी बहन को देखना। बड़ी बहू, जब मेरी बहन अपने घर चली जाए वापस, तब तुम जाना अपने मायके। कल मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई ना दोनों? क्या? पर क्यों माँ जी? अरे बहू, अब तुम मुझसे सवाल जवाब करोगी? मैंने कह दिया कोई नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, और तू मायके चली गई तो छोटी बहू अकेली नहीं पड़ जाएगी। सुनीता अपना फैसला सुनाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद अंशिका अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और मन ही मन खुद को कोसने लगती है। ये क्या किया मैंने? कल मुझे दिशा की पूरी बात सुननी चाहिए थी। मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और उस बड़बौली मौसी सास को बुला लिया। अब वो कल मुझे एक पैर पर नचाएगी। हाय मेरी फूटी किस्मत। क्या हुआ दीदी, आप इसे सर पकड़कर क्यों बैठ गई? आप कल मायके नहीं जा पा रही हैं इसलिए दुखी है ना? हाँ, कल मैं अपने मायके नहीं जा पा रही हूँ और ये सब कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? पर इसमें मेरी क्या गलती? आपका फोन बंद था इसलिए आपकी माँ ने मुझे फोन करके बोला। सही बोल रही हो, गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। अब हटो मेरे रास्ते से। इतना बोलकर अंशिका दिशा को धक्का मारकर वहां से चली जाती है। अपनी जेठानी का ऐसा बर्ताव देखकर दिशा खुद से कहती है, पता नहीं कभी कभी जेठानी जी को क्या हो जाता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। खैर कल मौसी सास आने वाली है और आज मेरे पास बहुत सारा काम है। अगर जरा सी भी गलती हुई तो मौसी सास का मुंह फूल जाएगा, जैसे अभी जेठानी जी का फूला है। अंशिका गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दिशा घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। बेचारी अंशिका कमरे में जाकर अपनी गलतियों का अफसोस करती है, पर वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि गलती तो उसी की थी। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं दूसरों का बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए। अक्सर दूसरों का बुरा सोचने से हमारा ही बुरा हो जाता है।